सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच 13वीं भारत जापान शिखर वार्ता आज। अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की मजबूती पर होगा जोर। कई करार की उम्मीद, सहयोग के नए क्षेत्र की भी होगी पहचान। टोक्यो में प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधन। कहा, व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है भारत। रविवार को शिंजो आबे के साथ 8 घंटे गुजारा वक्त। दुनिया में औद्योगिक रोबोट की सबसे बड़ी कंपनी फानुक कारखाने का किया दौरा। यामानशी में प्रधानमंत्री आबे के निजी घर पर किया रात्रि भोज। अयोध्या विवाद पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने तीनों पक्षकारों में 2.77 एकड़ भूमि बांटने का दिया था आदेश। और श्रीलंका में गहराया राजनीतिक संकट। स्पीकर ने दी रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता। संसद निलंबित करने के राष्ट्रपति सिरिसेना के फैसले पर उठाए सवाल। भारत ने जताई लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान की उम्मीद। अमेरिका ने भी राष्ट्रपति सिरिसेना से तत्काल संसद बहाल करने को कहा। और भारत और पाकिस्तान एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के संयुक्त विजेता घोषित। मस्कट में बारिश के कारण नहीं हो पाया फाइनल मैच। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुंबई में चौथा वनडे आज। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे राजधानी टोक्यो में आज होने वाली 13वीं भारत जापान शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। भारत जापान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर होगा। शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत के साथ शुरू होगी। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और इसके बाद द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों देश स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री साझा बयान जारी करेंगे। शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेता भारत में विभिन्न क्षेत्रों और जापान की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं में पिछले 1 साल के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जापान के साथ बातचीत से व्यापार और निवेश के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आपदा मोचन और आपदाओं का सामना करने योग्य बुनियादी ढांचे जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को प्रधानमंत्री ने यामानशी प्रांत के माउंट फूजी में एक होटल में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। रविवार को शुरू हुए 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन दोनों नेताओं ने करीब 8 घंटे का वक्त एक दूसरे के साथ बिताया। इस दौरान उनके बीच कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस बैठक का मकसद आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। शिंजो आबे से मुलाकात करने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों में नया अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच भागीदारी बुनियादी रूप से बदली है और अब ये एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के रूप में मजबूत हुई है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल माउंट फूजी पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अनोखी चीजें तोहफे में भेंट की। सूत्रों के मुताबिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जापानी प्रधानमंत्री को काश्तकारी वाली दरियां और प्रस्तर की हैंडीक्राफ्ट कटोरियां गिफ्ट की। प्रधानमंत्री ने जो कटोरियां आबे को गिफ्ट की वो राजस्थान की गुलाबी स्फटिक और पीले स्फटिक से बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें परंपरागत पच्चीकारी वाला लकड़ी का जोधपुरी संदूकची भी भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे फानुक कॉरपोरेशन के कारखाने गए। ये दुनिया में औद्योगिक रोबोट की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कारखाना टोक्यो के पश्चिम में यामानाशी प्रीफेक्चर में है। बाद में शाम के वक्त शिंजो आबे ने यामानाशी में कावागुची झील के पास अपने निजी घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रात्रि भोज आयोजित किया और यह पहला मौका है जब आबे ने किसी विदेशी राजनीतिक नेता को यामानाशी क्षेत्र के नारुसावा गांव में अपने अवकाशकालीन आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे के साथ एक्सप्रेस ट्रेन केजी की सवारी भी की। भारत जापान के बीच 13वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की जड़ें पंथ से लेकर प्रवृत्ति तक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस समय हमारे देश में 1 GB इंटरनेट कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल से भी सस्ता है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप वो पुल हैं जो भारत और जापान को, दोनों देशों के लोगों को, संस्कृति और आकांक्षाओं को जोड़ते हैं। जापान में 30,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय देश की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। आज भारत परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। दुनिया आज मानवता की सेवा के लिए भारत के प्रयासों का गौरवगान कर रही है। भारत में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है, जन सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए देश को सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, ये सम्मान 125 करोड़ जनों के प्रतिनिधि के रूप में भले ही नरेंद्र मोदी को दिया गया हो, लेकिन मेरा योगदान माला के उस धागे जितना ही है जो मनकों को पिरोता है और संगठित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा देश आप जैसे एक से एक हीरों से, मोतियों से भरा पड़ा है। सिर्फ एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी जो हम बीते 4 वर्षों से कर रहे हैं। सामूहिकता की, जन भागीदारी की इसी शक्ति को आज दुनिया पहचान दे रही है। आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए, विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका अग्रणी है। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और जापान के रिश्ते और गहरे हों। टोक्यो में हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। मेरे साथ इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सबसे मैम आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपको प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में क्या कहना है? मैं पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिली हूँ, लेकिन स्पीचलेस। इतना अच्छा बोला कि मैं कुछ और उनके लिए बोलना नहीं चाहती। निवेश के बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की, आपका क्या कहना है भारत में निवेश का? एक्चुअली हमारे जापान के थ्रू भी काफ़ी निवेश वहाँ पे हो रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। प्रधानमंत्री ने कैशलेस इकोनॉमी की बात की और जापान में अभी कैशलेस इतना ज़्यादा नहीं है,
आपका क्या कहना है कि जापान को भी कुछ भारत से सीखना चाहिए अभी? बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जापान में जो है ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक जो है थोड़ा सा अभी डाउन है, लेकिन ये जो है काफ़ी आगे जा रही है और अभी ओलंपिक होने वाला है यहाँ पे। आपको कुछ कहना है? मैं बोधगया से ही हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ जितने टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारे इंडियन हैं जो जापान में आकर रिस्पेक्टफुल महसूस करते हैं। यही इन्वायरमेंट हम लोग इंडिया में चाहते हैं और हमें लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसे आई एम श्योर अनदर 5 to 10 years वी आर गोइंग बैक इंडिया एंड मेकिंग अनदर Japan in India or another Bihar to Japan. I'm very thankful to Modi ji. Thank you so much Modi ji for doing for us. तो आपने देखा यहाँ पे मोदी जी के बहुत सारे प्रशंसक हैं और वो चाहते हैं कि जापान और भारत की दोस्ती और बढ़े और गहरी हो, जिससे भारत और तरक्की कर सके। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, टोक्यो, राज्यसभा टेलीविजन। और आइए इस वक्त सीधा हम अपने संवाददाता अमित श्रीवास्तव के पास चलते हैं, जो कि टोक्यो से समय से जुड़े हुए हैं। अमित, सुप्रभात। और जैसा आपने भारतीय समुदाय के लोगों से आपकी बातचीत अभी हमने सुनी, और सब ये चाहते हैं कि भारत और जापान के जो रिश्ते हों वो और मजबूत हो और नई दिशा की तरफ बढ़े। और बात करें तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की अब ये 12वीं मुलाकात होगी और 5वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। खासतौर से इस बैठक से किस तरह की उम्मीदें, कितनी अहम ये बैठक होने वाली है? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, सामरिक उम्मीदें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उम्मीदें हैं, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं। और मैं बता दूं आपको कि जैसे कि हम लोग कहते ही आए हैं, हम अपने कार्यक्रमों में बताते आए हैं कि शिंजो आबे ने अपने दूसरे टर्म में अब संविधान संशोधन करके मिलिट्री के एरिया में भी अब उन्होंने अब जापान अपने पैर पसार सकता है। तो रोबोटिक्स को लेके समझौते हो सकते हैं मिलिट्री के एरिया में, और भी कई अनमैन्ड व्हीकल्स को लेके समझौते हो सकते हैं, इन तकनीक को लेके समझौते हो सकते हैं। और तो और भारत और जापान एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। और ये केवल इंडिया में नहीं होगा, ये काम होगा वैसे देशों में, विकासशील देशों में, दूसरे विकासशील देशों में। भारत और पाकिस्तान जोड़ीदार बनकर दूसरे विकासशील देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट जो इलाके हैं, जो हमारे उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं, जापान वहाँ पर सहयोग करना चाहता है। जापान चाहता है कि वहाँ पे जो ज़िले एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़कें चाहिए, पुल चाहिए, जापान वहाँ पर भी हमारी मदद करना चाहता है। और जापान स्किल इंडिया में अपनी मदद करना चाहता है। जापान आयुष्मान भारत में हमारी मदद करना चाहता है। और तो और अब जैसे बुलेट ट्रेन है जो कि अहमदाबाद से चलेगी मुंबई तक के लिए, उसके लिए उसका दूसरा चरण भी अब जापान चाहता है कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। बिल्कुल प्रीति। और अमित, देखें तो आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में खास तौर से जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार भी है जापान। लेकिन एक पहलू और है कि शिंजो आबे अभी पिछले हफ्ते ही चीन से लौटे हैं। इसके मद्देनजर ये दौरा कितना और अहम हो जाता है? देखिए, कुछ भी कह लीजिए, चीन एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और जापान नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह चीन के साथ तनाव रखे, उसके साथ बना के रखे। और भारत भी चाहेगा कि इन तीनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य रहें, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया पड़ता है दक्षिण चीन सागर, जहां पर तनाव बढ़ रहा है। और ये तनाव किसी भी तरह से ना जापान की इकोनॉमी के लिए ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है, क्योंकि ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पर एक व्यक्ति ने जब मैं बातें कर रहा था उन्होंने बोला कि जापान की इकोनॉमी अभी थोड़ी सी धीमी पड़ी हुई है। हालांकि ऐसा इतना पूरी तरह से ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जापान को भी ज़रूरत है अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ की, हमें भी ज़रूरत है अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की। और हम नहीं चाहेंगे कि हम दक्षिण चीन सागर को लेकर किसी भी तरह चीन के साथ किसी भी उलझन में पहुंचे, और हम चाहेंगे कि हमारा भी एक अपर हैंड रहे। बिल्कुल। तो चीन के साथ संबंध सुधारना हम तीनों के लिए, जापान, भारत और चीन, तीनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो उभर रहे हैं वो बहुत ही उलझे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जानते ही हैं कि अमेरिका, चीन
एक अलग ही बिल्कुल, विवाद पे बदली जा रहे वैश्विक हैं। परिस्थितियों के विवाद मद्देनजर भारत से जो भी, पड़ोसी देश है उनके साथ बढ़ ही जितने रहे हैं। रिश्ते अच्छे और कुल होंगे मिला के कहे उतना बेहतर है। और देखना होगा आज सालाना बैठक में किस तरह के करार होते हैं और किस दिशा में और आगे बढ़ते हैं भारत और जापान के रिश्ते। आपसे लगातार आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यामानाशी का दौरा कर रहे थे, राज्यसभा टीवी की टीम ने प्रांत के दूसरे शहर कोफू का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि आखिर आम जापानी भारत के बारे में क्या सोचता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रविवार का दिन आम जापानी जब कामकाज छोड़कर अपनी संस्कृति को याद करने निकल पड़ता है। इसलिए यामानाशी प्रांत के कोफू शहर के लोग पारंपरिक जापानी नृत्य का लुत्फ उठा रहे थे। दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए चंदा भी जुटाया जा रहा था। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। Many Japanese visited India. They have a good experience, like a princess. They told us they ride an elephant, and it's feel like become princess. Every visitor told me about India. I've never been to India, but as an image, I guess India has become very, very developed recently because of a lot of, the restaurants and the tea, of course. A lot of people around the world loves eating Indian food. और तो और कई लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफी प्रभावित दिखे। でやっぱり技術とかそれから、そうだなやっぱりインフラ整備みたいなものをどんどん進めてもらいたいと思うね。インドにはインドって言ったら我々の仏教の元ですからぜひつながりを欲しいなと思いますね。 कुल मिलाकर कहा जाए तो आम जापानी जहां भारत की संस्कृति से प्रभावित दिखा, वहीं वो आज भारत को एक तकनीकी ताकत के रूप में भी देखता है। जापानी लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय रहन सहन, भारतीय वेशभूषा के काफी दीवाने हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो भारतीय तकनीक से भी काफी प्रभावित हैं। और तो और वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं और उनसे बहुत प्रभावित हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, कोफू, जापान, राज्यसभा टेलीविजन। और अब कुछ और अहम खबरें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कतर और कुवैत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। कल दोहा पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली दोहा यात्रा है। उनकी यात्रा का मकसद पश्चिम एशिया के इन देशों के साथ संबंध मजबूत करना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कतर में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से मिलने का कार्यक्रम है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। यात्रा के दौरान वो द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही ऊर्जा से संबंधित विषय पर भी चर्चा करेंगी। इस दौरान वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की उम्मीद है। विदेश मंत्री 30 और 31 अक्टूबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगी। और इस बीच कतर ने विदेशी कामगारों के लिए लंबे अरसे से लंबित पड़े वीजा सुधार कल से लागू कर दिए हैं। कतर के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने दोहा में इसकी जानकारी दी। नई व्यवस्था के तहत कंपनी में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले 5% वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब अपने नियोक्ताओं की पूर्वानुमति के बिना देश छोड़ सकते हैं। कतर में इस समय करीब 20 लाख विदेशी कामगार रह रहे हैं, जिनमें काफी बड़ी तादाद भारतीय कामगारों की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंधा। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के मुद्दों के समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जब 49वीं बार मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने विशेष तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर्यावरण और खेलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का असंभव काम पूरा किया। साथ ही समय पर सैन्य अभियान के उनके निर्णय की वजह से ही जम्मू कश्मीर को आक्रमण से बचाया जा सका। प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 1947 को प्रकाशित टाइम मैगजीन का भी जिक्र किया, जिसके कवर पेज पर सरदार पटेल की फोटो लगी थी। उन्होंने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों से बड़ी तादाद में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती तो और भी विशेष होगी। इस दिन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की धरती पर है। वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे, अब आसमान की भी शोभा बढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनजातियां, उनके रीति रिवाज और परंपराएं प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनके परंपराओं को जीवन में अपनाने की जरूरत है। आगामी 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 100 साल में शांति की परिभाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांति का सच्चा प्रतीक है। पिछले 100 वर्षों में शांति की परिभाषा बदल गई है। आज शांति और सौहार्द का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। आतंकवाद से लेकर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास के लेकर सामाजिक न्याय, इन सब के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांति का सच्चा प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए स्पिरिट, स्ट्रेंथ, स्किल और स्टेमिना, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी खिलाड़ी की सफलता की कसौटी हैं और यही चारों गुण किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने एशियन पैरा गेम्स 2018, समर यूथ ओलंपिक और युवा ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर युवा खिलाड़ी का जज्बा न्यू इंडिया की पहचान है। प्रधानमंत्री ने 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भुवनेश्वर में चलने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में शामिल होने वाले सभी देशों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। हर एक जीवन प्रेरणा का स्रोत है। हर युवा खिलाड़ी, उसका जज्बा न्यू इंडिया की पहचान है। इस वर्ष भारत को भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के आयोजन का सौभाग्य मिला है। मैं इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 125 करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके समर्थन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जैविक खेती में उन्नति के लिए पूर्वोत्तर की प्रशंसा की। उन्होंने देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या स्थित विवादित जमीन की 2.77 एकड़ भूमि को तीनों पक्षकारों रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत से आदेश दिया था कि अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक वाले दीवानी मुकदमे की सुनवाई 3 जजों की नई पीठ 29 अक्टूबर से करेगी।
पीठ ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं मानने वाले इस्माइल फारूकी मामले में 1994 के फैसले के अंश को पुनर्विचार के लिए 7 जजों की पीठ को भेजने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विवादित जमीन पर मालिकाना हक का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा और इसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश समाज के हर तबके तक विकास पहुंचाने की है। जयंत सिन्हा ने इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण में शिरकत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं खास तौर पर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव का मंच संचालन प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने किया। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया फाउंडेशन के पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर का शुभारंभ किया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देश की राजनीति में विपक्ष के साथ संवाद करने वाला सबसे शीर्ष नेता बताया। कॉन्क्लेव में कई राजनीतिक और मीडिया जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया। सबका साथ सबका विकास is designed from first principles to appeal to everyone. सबका साथ सबका विकास. So whether we build a road, whether we provide a Ayushman Bharat, whether we provide electricity to every village, our politics of development, our politics of delivery is intended to benefit everyone. और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने रानिल विक्रमसिंघे को राहत देते हुए उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की मान्यता दे दी है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर के इस कदम के बाद अब सरकार और राष्ट्रपति एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इस बीच कोलंबो में भी हजारों लोग विक्रमसिंघे के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं और हिंसा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच भारत श्रीलंका में राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि द्वीपीय देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने भी राष्ट्रपति सिरिसेना से तत्काल संसद बहाल करने को कहा है। और इंडोनेशिया से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। जकार्ता के लायन एयरलाइंस का प्लेन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद क्रैश होकर समुद्र में जा गिरा। विमान क्रैश होने की खबर के बाद खोजबीन और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। खेल की दुनिया का रुख करेंगे। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे भारत के नाम रहा था, जबकि विशाखापत्तनम में खेला गया दूसरा मैच टाई रहा था। पुणे में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने जीत दर्ज करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंडिया को तीसरे वनडे मैच में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। चौथा मैच अहम होगा। सीरीज में बढ़त बनाने के लिहाज से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। भारत और पाकिस्तान को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। फाइनल मुकाबले से कुछ मिनट पहले बारिश शुरू हो गई और मैच नहीं खेला जा सका। ऐसे में दोनों टीमों को साझा विजेता घोषित किया गया। शनिवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को सेमीफाइनल में 3-2 से हराया था। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अन्य सेमीफाइनल में मलेशिया को शूटआउट में 3-1 से पराजित करके फाइनल का सफर तय किया था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे देखिए सारा जहां। नमस्कार।